वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और आईडी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। और इसमें जो अपन आज का टॉपिक है वो है डिस्नोमिया। क्या है भाई? डिस्नोमिया। ठीक है, अधिगम क्षमता का जो टॉपिक है वो है डिस्नोमिया। डिस्नोमिया में क्या होता है कि इसमें कोई शब्द संकेत शब्द या संकेत या नाम पुनः याद करते समय कठिनाई महसूस होती है। पुनः याद करते समय कठिनाई होती है। मतलब डिस्नोमिया में क्या होता है कि कोई शब्द, संकेत, नाम आदि को पुनः याद करते समय है वो कठिनाई होती है। यानी कोई चीज़ का, किसी का नाम हमने याद कर लिया, वो जो मतलब सुन लिया कि इसका नाम ये है, फिर उस नाम को वापस याद करने में कठिनाई होती है। या फिर कोई संकेत है, कोई इशारा है, उसे याद करने में कठिनाई होती है। या कोई व्यक्ति का शब्द है, मतलब कोई शब्द है जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब है, शब्दों को वापस याद नहीं कर सकता। ठीक है, तो किस में होता है ये? डिस्नोमिया में। किस में? डिस्नोमिया। अगला है वो है डिस्पेजिया, नंबर 6। डिस्फेजिया इसमें बालक को मौखिक रूप से जो समझाया जाता है उसे समझने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है कि जो बालक को मौखिक रूप से, यानी जैसे बोलकर जो बताया जाता है, कोई चीज़ है उसे बोलकर बताया जाता है, और वो बोलकर बताया जाता है, उसको सीखने में बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है वो है क्या? डिस्फेजिया। यानी जो बोलकर समझाया जाता है वो उसे समझ नहीं पाता है, उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे कहते हैं डिस्पेजिया। ये डिस्नोमिया और डिस्पेजिया दो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा। अगला है वो है डिस्पेक्सिया, नंबर 7। अगला है वो है डिस्पेक्सिया। इसमें क्या है? सूक्ष्म गति वाले कार्यों करने में कठिनाई महसूस होना। सूक्ष्म गति वाले कार्यों में कठिनाई महसूस होना। कठिनाई महसूस करना। सूक्ष्म गति यानी छोटी गति, सूक्ष्म गति मतलब छोटी गति वाले कार्य होते हैं, उनमें जो कठिनाई करनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। तो ये होगी वो
अधिगम क्षमता की 7 वो जो प्रकार होते हैं या लक्षण होते हैं वो ये है। कौन से? किसके भाई? अधिगम क्षमता के लक्षण है। ठीक है, पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, और तीसरा गणितीय क्षमता, चौथा डिस्ोथियाग्राफिया, पांचवा डिस्मोनिया, और सातवां डिस्पेजिया, और सातवां है वो है डिस्पेक्सिया। तो ये 7 हो गए। ठीक है, अगला है सामाजिक समायोजन में अक्षमता। सामाजिक समायोजन में अक्षमता। ऐसे बच्चे जो अपने साथियों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं, उन्हें यह गुण प्रथम कक्षा में दिखता है। वे अपनी भावनाओं या आवश्यकताओं को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात ऐसे बच्चों में तुतलाना, हकलाना या उच्चारण दोष पाया जाता है। मतलब सामाजिक समायोजन में क्या होता है कि इसमें वो सामाजिक समायोजन अक्षमता में वो बच्चे आते हैं जो अपने साथियों के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, उनका दोस्त नहीं बनते, वो समाज में बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, वो प्रथम कक्षा से ही है, वो स्कूल में जाते हैं तो नीचा देखने लग जाते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, उनके उच्चारण है वो उच्चारण जो शब्दों का उच्चारण है उसमें दोष पाया जाता है, इसमें समायोजन अक्षमता में। ठीक है, अपने साथियों के साथ सही समायोजन नहीं कर पाते हैं। और इनमें हकलाना, तुतलाना और उच्चारण दोष पाया जाता है। उच्चारण दोष पाया जाता है। मतलब ये बच्चे अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सही समायोजन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके साथ घुल मिल नहीं सकते, उनके साथ खेलते नहीं हैं, उनके साथ बातें नहीं करते हैं। ठीक है, अकेला एकांत में रहना पसंद करते हैं। दूसरा ये हकलाते हैं बोलते बोलते, या तुतलाते हैं, या फिर है वो उच्चारण दोष है वो पाया जाता है, वो शब्दों का उच्चारण है वो सही तरीके से नहीं कर पाते, इसमें सामाजिक असमायोजन क्षमता में। ठीक है, तो ये होगी डिस्पेक्सिया और सामाजिक समायोजन की अक्षमता। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अगला है वो है प्रबंधन। क्या है भाई? प्रबंधन। प्रबंधन मतलब जैसे कोई बच्चा है वो अधिगम अक्षमता से पीड़ित है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें, हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें ताकि बच्चा है वो सही तरीके से जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो ये होता है प्रबंधन। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों का उपचार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास हो। मतलब बच्चे में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा है वो उस बीमारी से उबरने में उसे सहायता देते हैं, उसे उबरने में सहायता देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास होगा तभी कोई कुछ चीज़ें हैं वो हार सकती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो कैंसर से पीड़ित है, अब उसे पता नहीं है, वो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ माना कैंसर की बीमारी है, परंतु उसे पता नहीं है जब तक वो ठीक है कि कैंसर है, वो उसे पता नहीं कि मुझे कैंसर नाम की बीमारी है।
परंतु जब उसे ये पता चल जाता है कि मुझे कैंसर है, तो उस समय उस व्यक्ति की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो कुछ समय में मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, उसमें वो डर जाता है कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उससे। और किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, जिंदा है तब तक जिएंगे, मर जाएंगे, तो वो आत्मविश्वास होना जरूरी है ताकि बच्चा है वो सही तरीके से उभर सके। इसके लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। अब है वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पहला है वो है पढ़ते समय मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ते समय मूर्त वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना। उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना। तीसरा है वो है बहुसंवेदी शिक्षण का कार्य, बहुशिक्षण का प्रयोग करना। बहुसंवेदी शिक्षण का प्रयोग करना। बच्चे को आसान तरीके से पढ़ाना। शिक्षण कराते समय यदि बच्चा एक विधि से नहीं सीखता है तो दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कराते समय अगर बच्चा एक विधि से नहीं सीख रहा है तो उसे दूसरी विधि से सिखाना चाहिए। ये कुछ जो बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए? बच्चे में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनाने के लिए, ताकि उसका प्रबंधन सही हो सके। पहला है वो है पढ़ते समय मूर्त वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। मूर्त यानी जो सामने हम देख सकते हैं, अमूर्त नहीं होनी चाहिए, मूर्त होनी चाहिए ना, जिसका हम देख सकते हैं, ठीक है। अगला है वो है उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना। कोई भी उद्देश्य, किसी भी कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मेरा ये उद्देश्य है, ताकि मेरा उद्देश्य सफल हो सके, ठीक है। अगला है बहुसंवेदी शिक्षण का प्रयोग करना। शिक्षण के लिए बहुसंवेदी कार्यक्रम है उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा है वो आसानी से सीख सके। अगला है बच्चे को आसान तरीके से पढ़ाना। बच्चे को आसान तरीके से, जैसे नॉर्मल पढ़ाना है ना, उसे हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ाना, ताकि वो बच्चा धीरे धीरे सीख सके। अगला है शिक्षण कराते समय अगर बच्चा एक विधि से नहीं सीख रहा है तो उसे दूसरी विधि से सिखाना चाहिए। जैसे शिक्षण की विधियाँ होती है ना, अलग अलग प्रकार की है ना, तो बच्चा अगर कोई एक विधि से नहीं सीख रहा है तो उसे शिक्षण कराने के लिए दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
तो ये हो गया अधिगम क्षमता है ना। अब आगे है वो है ऑटिज्म या स्वलीनता 3.3। ऑटिज्म या स्वलीनता या स्वपरायणता, ये है वो जो नई दिव्यांगता है वो है अधिगम क्षमता के बाद ऑटिज्म, स्वलीनता या स्वपरायणता। ठीक है। ऑटिज्म सिंड्रोम को उसके लक्षणों के कारण स्वपरायणता, स्वलीनता, न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर या अपने आप ही में खोए रहना कहते हैं। यह एक स्नायु विकृति है जिसमें भाषा, संचार, सामाजिक हुनर विकास धीरे धीरे होता है। ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इसके लक्षण दिखाई है देते हैं। ऑटिज्म सिंड्रोम ठीक है, तो उसके लक्षणों के कारण ही स्वलीनता, स्वपरायणता, न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर या अपने आप खोए रहना, अपने आप में खोए रहना आदि नामों से जानते हैं। यह एक स्नायु विकृति है जिसमें भाषा, संचार, सामाजिक हुनर एवं सामाजिक हुनर का विकास धीरे धीरे होता है। सामाजिक हुनर का विकास धीरे धीरे होता है और इसके लक्षण हैं लक्षणों को 3 से 5 वर्ष की उम्र में दिखाई देते हैं। मतलब इसलिए उसका सामान्य परिचय किसका ऑटिज्म या स्वलीनता है स्वपरायणता का। ऑटिज्म सिंड्रोम को उसके लक्षणों के कारण ही, मतलब इसके जो लक्षण हैं उस लक्षणों के कारण ही इसे स्वलीनता, स्वपरायणता, न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर या अपने आप में खोए रहने आदि नाम से जानते हैं। यह एक स्नायु विकृति है, स्नायु तंत्र की विकृति है। इसमें भाषा संचार यानी भाषा बोलने का तरीका या भाषा बोलने का कार्य है, और एक होता है सामाजिक हुनर यानी समाज में रहने का हुनर, उसका विकास है वो बहुत धीरे होता है और इसके लक्षण है वो 3 से 5 वर्ष की आयु में होते हैं। इसमें क्या होता है ऑटिज्म या स्वलीनता में, इसमें क्या होता है कि बच्चा है वो
ऐसा बिहेवियर करता है कि वो न तो लोगों के बीच में जाता है, न किसी से बोलता है, न किसी से बातचीत करता है, एकांत में रहता है, अपने आप में खोया हुआ रहता है, अपने आप में खोया हुआ रहता है। वो उसे किसी से मतलब नहीं है, कोई भी कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता। वह खुद में खोया रहता है, चुपचाप रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है, लोगों के बीच में नहीं जाता है, समाज में नहीं जाता है, घर परिवार वालों से नहीं बोलता है, एकदम एकांत में रहता है, अपने आप में खोया रहता है। ये होता है स्वलीनता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। अगला है वो है परिभाषा। क्या है भाई? परिभाषा। ठीक है, इसे पहली बार परिभाषा डॉक्टर लिकवर्ड के अंदर ने 1943 में किया। वे जॉइंट हॉपिटन्स हॉस्पिटल में शिशु मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। यह एक ग्रीक शब्द ओटो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेल्फ या स्वयं। ऐसे बच्चे में सामाजिक हुनर, भाषा विकास, शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है। इसे पहली बार इसे सबसे पहले परिभाषित डॉक्टर लिवो केंद्र ने किया। वे जॉइंट हॉपिटन्स हॉस्पिटल में शिशु चिकित्सक थे। ओटो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ स्वयं या सेल्फ होता है। मतलब इसे जो ये ऑटिज्म है या स्वलीनता है या स्वपरायणता है, इसे सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? डॉक्टर लिवो केंद्र ने किया। किसने किया? डॉक्टर लिवो केंद्र ने। इन्होंने ये बताया कि क्या ये कहाँ थे? जॉइंट हॉपिटन्स हॉस्पिटल में शिशु चिकित्सक थे, यानी छोटे बालकों का जो इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिशु चिकित्सक थे। उन्होंने ये जो ऑटिज्म शब्द है, इसका ऑटो शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं या सेल्फ, यानी खुद। क्या होता है? खुद। तो किसने किया सबसे पहले परिभाषित? डॉक्टर लिवो केंद्र ने। ठीक है,
ऐसे बच्चों में सामाजिक हुनर, सामाजिक हुनर, भाषा विकास, भाषा विकास और शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है। शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है। किसमें? ऑटिज्म में। जो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होता है उसमें सामाजिक हुनर, भाषा का विकास और शैक्षणिक यानी पढ़ने लिखने की योग्यता है उसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा, किसने दी, क्यों दी, किस तरह से दी। अब आगे परिभाषाओं पर बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी विकासशील देशों में ऑटिज्म पर कम शोध हुआ है, जबकि अमेरिका, यूरोप में ऑटिज्म पर अधिक कार्य हुआ है। सर्वप्रथम 1995 में भारतीय साहित्य ने ऑटिज्म शब्द का उल्लेख किया था। यानी जो विकासशील देश होते हैं, एक होते हैं विकसित, एक होते हैं विकासशील और एक होते हैं अविकसित। विकसित तो वो है जो पूरी रूप से विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो गए, है ना। एक होते हैं विकासशील, यानी जो विकासशील है, विकास कर रहे हैं, अभी विकसित नहीं है ना अविकसित है, वो विकास कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है धीरे धीरे। और तीसरे होते हैं विकसित। तो जो अविकसित देश, विकासशील देश है, उनमें अभी तक है वो ऑटिज्म पर या शालीनता पर है वो कोई अधिक कार्य नहीं हुआ है। परंतु जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है ना, इंग्लैंड है, इन देशों में, यूरोपीय देशों में कुछ हद तक मतलब इस पर कार्य हो चुका है। ठीक है, अधिक कार्य। सर्वप्रथम 1559 में भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख हुआ। मतलब सर्वप्रथम 1959 में भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख हुआ। पूछा जा सकता है कि ऑटिज्म शब्द का उल्लेख भारतीय साहित्य में कब हुआ, तो कब हुआ? 1559 ईस्वी में। कब? 1559 ईस्वी में। ठीक है, 1960 में ऑटिज्म के शब्द में बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध थी। मतलब 1559 में शब्द का उल्लेख हुआ और 1560 में है वो बहुत कम जानकारी प्राप्त हमें, है ना। 1970 में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के रोग के लिए कुछ केंद्र खोले गए। 1970 में 1970 में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कुछ केंद्र खोले गए। भारत में 1970 में कुछ केंद्र खोले गए। जैसे कुछ है वो संस्थाएं खोलेगी जो इन बच्चों से, जैसे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, इनका इलाज कर सके, इन्हें पढ़ा लिखा सके, इन्हें थोड़ा बहुत योग्य बना सके। कब? 1970 में।
लेकिन इसके संबंध में चिकित्सकीय समुदाय को जानकारी बहुत कम थी। 1988 में मेरेन मैन फिल्म में प्रदर्शन में ऑटिज्म के बारे में बताया गया और उसे अकादमी अवार्ड दिया गया। भारत में ऑटिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा। 1990 के बाद में भारत में ऑटिज्म बच्चों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र एवं शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। मतलब केंद्र तो खोल लिए गए परंतु जानकारी नहीं थी चिकित्सा में। जो डॉक्टर थे उनको जानकारी नहीं थी कि ऑटिज्म क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। फिर क्या हुआ कि 1988 में एक फिल्म आई, एक फिल्म मेरेन मैन फिल्म द्वारा मेरेन मैन द्वारा ऑटिज्म को दर्शाया गया और इसे अकादमी अवार्ड मिला। फिर 1990 के बाद कुछ अच्छे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। तो ये है वो कि सर्वप्रथम 1559 में भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का प्रयोग हुआ। यानी 1559 में सबसे पहले भारत ने ऑटिज्म शब्द को जाना, ठीक है, कि क्या होता है ऑटिज्म। फिर 1970 में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कुछ अस्पताल खोले गए, यानी कुछ केंद्र खोले गए ताकि बच्चों का कुछ हल निकाल सके। फिर 1988 में एक फिल्म आई मेरेन मैन। इस मेरेन मैन फिल्म में ऑटिज्म को दर्शाया गया कि ऑटिज्म होता क्या है, और ये अच्छी फिल्म होने की वजह से इसे अकादमी अवार्ड मिला। फिर 1990 के बाद कुछ अच्छे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। 1990 इस फिल्म के बाद में 1990 तक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और इनके लिए विशेष शिक्षकों का प्रबंध किया गया। कब? 1990 में, ठीक है। तो ये हो गया ऑटिज्म का शुरुआती परिचय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो ये ऑटिज्म हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे कल। धन्यवाद।